मैं विधवा थी और चाहती थी कि मेरा देवर मुझसे शादी करे, लेकिन मेरी सास ने मेरे देवर की शादी एक अंधे भिखारी लड़के से तय कर दी। मेरा देवर लंदन में डॉक्टर की डिग्री लेकर आया था और मुझे यकीन था कि उस भिखारी को देखकर वह उसे तलाक दे देगा, लेकिन वह खुशी खुशी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। रात को मैं दूध देने के बहाने उसके कमरे में गई तो मेरा देवर जोर से चिल्लाए, क्योंकि मेरी शादी के 5 महीने बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने अपने दुख के 5 महीने अपने ससुराल वालों के साथ ही बिताए, जिसके बाद मेरे माता पिता मुझे लेने आई, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी माता पिता की स्थिति कुछ खास नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरी सास के 2 बेटे और 2 बेटी थी। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। मेरा देवर मेरे पति से 4 साल छोटे थे। मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे लगा कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर से कर देगी। मुझे एक उम्मीद थी, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी। रोजाना रात को सोने से पहले मैं अपनी सास का पैर दबाती थी। मैं अपनी सास की बहुत सेवा करती थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि वह मुझे एक बार फिर अपनी बहू बनाकर इसी घर में रखना चाहिए। मेरी शादीशुदा ननद हमारे घर बहुत कम आती थी, क्योंकि मेरी सास ने भी उनकी शादी बहुत अमीर घर में करवाई थी, इसलिए उन्हें हमारे घर आना ज्यादा पसंद नहीं था। उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वो वहाँ बहुत खुश थे। लेकिन जब भी मेरी ननद घर आती तो मैं उनका बहुत ही अच्छी तरह से सेवा सत्कार करती थी। मैं रोज उनकी पसंद का खाना बनाती थी और उनके बच्चों को भी बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करती थी। इस वजह से मेरी सास मुझसे हमेशा बहुत खुश रहती थी और बदले में मुझे ढेर सारा आशीर्वाद भी देती थी। वह कहती थी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी तुम्हारे जैसी अच्छी हो, तुम मेरे लिए मेरी बेटी की तरह हो। कोई भी लड़की मेरी इतना सेवा नहीं करती जितना तुम मुझे करती हो। आजकल तुम जैसा बहुनसीब वालों को मिलती है। मुझे मेरी सास का दिल जीतने के लिए जो भी करना पड़ता मैं करती थी, चाहे वह कुछ भी हो, क्योंकि हमारे घर में मेरी सास का ही राज था। सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार ही होता था। अगर उन्हें कोई बात बुरी लगती तो इस घर में कोई इसका जिक्र तक नहीं करता था, क्योंकि मेरी सास बहुत सख्त थी और हमारे घर में एक पक्षी भी अपने मन से नहीं उड़ सकता था। मेरी सास मुझसे इतनी खुश थी कि मुझे विश्वास था कि वह मेरी शादी मेरे देवर से कर देगी। मेरा देवर लंदन में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और उसे बिहार लौटे केवल 2 महीने हुए थे, लेकिन मैं मन ही मन बहुत खुश थी। अब एक बार फिर से यह घर मेरा होने वाला था और मैं इस घर की मालकिन बनने वाली थी, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया था और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि आराम क्या होता है। और अब मैं यह सब खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। मेरा देवर मुझे बहुत अच्छा लगता था, वह बहुत सुंदर भी था और मैं उससे शादी करके अपनी सास की तरह इस घर पर राज करना चाहती थी। यह बात मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास हमेशा मेरी बात सुनती थी और मैं हर काम में उनकी सलाह जरूर लेती थी। मेरे पति सामान्य दिखने वाले थे और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके किसी भी रिश्तेदार ने उन्हें बेटी नहीं दी, क्योंकि मेरे पति को बचपन से ही बीमार रहा करते थे और यह बात उनके सगे रिश्तेदारों को पता थी। लेकिन मेरी सास ने यह बात मेरे पापा से छिपाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनकी बेटी के घर वालों को उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो वो कभी भी अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। मेरे पापा को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, इसलिए जब उन्होंने मेरी शादी के लिए हाथ मांगा तो मेरे पापा ने तुरंत हाँ कर दिया और मैं शादी करके इस घर में आ गई। लेकिन किस्मत में जो लिखा था उसे कोई टाल नहीं सकता। मेरी शादी के 5 महीने बाद ही मेरे पति की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। सास उन्हें इलाज के लिए दूसरे देश जाने को भी तैयार थी, लेकिन मेरे पति के पास इतना समय नहीं था और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने 1 साल तक अपने ससुराल वालों और अपनी ननद की
बहुत सेवा की, इस घर में बहुत अच्छे से देखभाल की। लेकिन उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी कर दूंगी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं एक नौकरानी की तरह दिन रात उसके पीछे पड़ी रही थी, लेकिन अब मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली थी। एक बार मैं और मेरी सास मंदिर में दर्शन के लिए गए तो हमने देखा कि एक जवान लड़की भीख मांग रही थी जो अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास बहुत चिंतित हो गई और उसके पास बैठ गई और उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अंधी कैसे हो गई, तुम कहाँ रहती हो, किन लोगों के साथ रहती हो। मेरी सास उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसे शुरू से ही जानती हो। मैं सोच रही थी कि मेरी सास एक भिखारिन लड़की और वह उसे कैसे जानती थी, वह भिखारिन से कैसे माफी मांग रही थी और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। भिखारिन मेरी सास से कह रही थी, अब मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आऊंगी, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपकी वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी सास रो रो कर उसे माफी मांग रही थी और कह रही थी कि अब जो तू चाहेगी वही होगा, अब तेरी हर इच्छा पूरी होगी, तू बस मेरे साथ घर चल। और मेरी सास उस अंधी भिखारिन को अपने साथ घर ले आई। जब मैंने अपनी सास से सवाल पूछा, आप इस अंधी भिखारिन को अपने साथ क्यों ले आई हो और यह कौन है, उस पर मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैं उसकी शादी अपने बेटे संजय के साथ करने जा रही हूँ। मेरी सास ने ऐसा कहा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने जो सपना देखा था वो सब बिखरता हुआ नजर आ रहा था। इतना कहने के बाद उन्होंने आगे कहा कि अब मुझसे इसके बारे में दोबारा कोई कुछ नहीं पूछेगा। अपनी सास की इन सभी बातों से मैं हैरान थी। वह अपने डॉक्टर बेटे की शादी इस अंधी भिखारी लड़के से कैसे कर सकती है। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा देवर उस भिखारी लड़के को देखकर ही उसका गला दबा देगा, क्योंकि वह लंदन में पढ़ रहा था और उसका सपना कुछ अलग करने में था। वह एक अंधी और भिखारी लड़की से शादी कैसे करेंगे। मैं अपनी सास के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी। कुछ ही दिनों में मेरा देवर बिहार लौट आया और मेरी सास ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरी सास ने मेरे देवर को उसकी शादी के बारे में बताया था, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि उसकी शादी एक अंधी लड़की से हो रही है। मैंने अपने देवर को यह बताने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक अंधी भिखारी लड़की को चुना है, लेकिन मेरी सास ने मुझे सख्त मना कर दिया कि संजय को पता नहीं चलना चाहिए कि वह एक अंधी लड़की से शादी कर रहा है। शादी का समय आया तो मेरा देवर लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई कि एक अंधी लड़की को देखकर मेरा देवर इतना खुश क्यों हो रहा है। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे देवर ने अंधी लड़की से शादी कर ली और मेरे सामने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे में ले गए, लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारियां निभानी होगी, क्योंकि वह अंधी है और कुछ देख नहीं सकती, इसलिए उनके खाने पीने से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है और मैं यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पहले मैंने इस घर में अपनी सास की बहुत सेवा की थी और अब मेरी छोटी देवरानी की सेवा करने का समय आ गया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से इस बारे में बात करने का फैसला किया और उनके कमरे में चली गई। मैंने अपनी सास से कहा, आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? आप मुझे कब तक नौकरानी की तरह रखेंगी? पहले तो सिर्फ आप थी और अब आपने मेरे सिर पर एक अंधी लड़की बिठा दी है। आप मेरे पति की माँ हो तो मैंने पूरे मन से आपकी सेवा करी थी, लेकिन मैं उस अंधी भिखारिन की सेवा नहीं कर सकती। मेरी सास ने कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल में वह कौन है। मुझे अपनी सास के साथ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हो रहा था। मैं अभी इस घर को छोड़कर चली जाना चाहती थी। मैं अपने सभी सपनों में असफल हो चुकी थी और मैं उनसे कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे ना चाहते हुए भी अपनी सास के पास बैठना पड़ा। मेरी सास कहने लगी, यह तब की बात है जब संजय लंदन नहीं गया था। उसने मुझे बताया था कि वह हमारी गली में रहने वाले एक लड़की से प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। संजय हमेशा मुझसे यही कहता था कि तुम्हें उस लड़की के घर जाकर शादी की उसका हाथ मांगना चाहिए। जाओ, लेकिन मुझे संजय की कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे
और मैं चाहती थी कि संजय की शादी किसी बहुत बड़े अमीर घर में हो। संजय ने मुझे समझाया कि पैसों का इंसान की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं लड़की के माँ बाप के घर गई और उनसे कहा कि आप अपनी बेटी को समझाइए, मेरे बेटे से दूर रहे, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी बेटी की नज़र मेरे बेटे के पैसे पर है, इसलिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया है। आप जैसा सोचेंगे मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। लड़की की माँ रोते हुए मुझसे कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ नहीं बताया है। हम गरीब लोग ज़रूर हैं, लेकिन इज्जतदार हैं। अगर आप यहाँ आकर ऐसा बोलेंगे तो समाज में हमारा नाम खराब होगा। यहाँ से चले जाओ। मानसी की माँ ने कहा था कि इसके बाद मानसी को कभी भी तुम्हारे बेटे से नहीं मिलने दूंगी। जब हम उनके घर से लौट रहे थे तो उसके घर के बाहर बहुत से लोग जमा हो गए थे और सभी लोगों को इसके बारे में पता चल गया था। मानसी की माँ की गर्दन शर्म से झुक गई थी। वह खूब रो रही थी। जब मैं घर आई तो मैंने संजय से बिल्कुल भी बात नहीं की। मैंने उसे डिनर पर बुलाया तो उसने उसके लिए भी मना कर दिया। वह मानसी का क्या हुआ अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि संजय ने मुझसे बात तक न की हो। संजय एक बहुत ही आज्ञाकारी लड़का था। वह मेरी बुलाने पर भाग आता था और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मानसी ने फोन करके संजय को पूरी सच्चाई बता दी थी। अगली सुबह जब संजय घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं मानसी से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा मानसी को सिर्फ तुम्हारे पैसों की परवाह है और मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं करूँगी। संजय ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और वह घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वह दोबारा घर आया तो बहुत जोर जोर से रो रहा था। अपने कमरे में जाकर देखा तो उसने सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था। मैंने उसके कमरे का दरवाजा कई बार खटखटाया, लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने पूरे दिन खाना भी नहीं खाया और मुझसे संजय का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसकी माँ थी और मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। मेरा बड़ा बेटा बचपन से ही बीमार था और मैं अपने दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मैं अब मानसी और उसके परिवार को इस गांव से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करना चाहती थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर वह लोग गांव छोड़ देंगी तो फिर संजय उसे भूल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। संजय ने उस दिन खुद को अपने कमरे में बंद कर दिया और मैं मानसी के घर वापस चली गई। मैंने मानसी के माँ पिता से कहा, आप यह गांव छोड़कर चले जाइए, इसके बदले में आप जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा देने को तैयार हूँ। मानसी से कह दो कि वह मेरे बेटे को छोड़ दे और उसकी जिंदगी से निकल जाए। तभी कमरे से मानसी बाहर आई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। आज भी वह मुझसे मिलने आया था और मैंने उसे वापस भेज दिया। मैंने उसे हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं और हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम पहले ही यह गांव छोड़ने का फैसला कर लिया है। आप अपने बेटे को समझाएं कि वह हमारा पीछा ना करे। आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा था। वह हमेशा मुझसे कहता था कि अगर मैं शादी करूंगा तो तुमसे, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप ऐसा कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि आपको अपने बच्चे की खुशी से ज़्यादा अपना पैसा और उससे मिलने वाले विलास ही प्यारी है। आपको आपके बेटे की खुशी की परवाह नहीं है। और आपका बेटा हमेशा मुझसे कहता था कि अपनी माँ को समझाना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता मत करो, वह मेरी माँ है और वह जानती है कि मुझे किससे खुशी मिलती है। मानसी ने कहा, मुझे लगता है कि यह सब संजय की गलतफहमी थी। उसकी माँ को सिर्फ अपने बेटे की खुशी पसंद नहीं है। उस वक्त मैंने मानसी से कहा कि तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है और जितनी जल्द हो सके गांव छोड़ दो। जब मैं घर आई तो संजय की तबीयत खराब थी और वो रो रहा था। मैंने सोचा कि कुछ दिन तक यह सब चलता रहेगा और फिर वह मानसी को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तबीयत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ा और केवल मानसी का नाम ले रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं मानसी की शादी संजय से करा देती तो बेहतर होगा। कम से कम मेरे बेटे की ऐसी हालत नहीं होती। उस दिन संजय अस्पताल में भर्ती थे। जब उसे होश आया तो वह रोते हुए कह रहा था, माँ, मैं मानसी के करीब जाना चाहता हूँ। कुछ भी करो, लेकिन एक बार उससे मिलने दो। वह मुझसे नहीं मिलना चाहती। मैं एक पल उससे मिलने भी गया, लेकिन उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए।
वह मुझसे मिलने से इनकार कर रही थी। संजय नहीं जानता था कि मैंने उसे इस गांव से बाहर निकाल दिया है। संजय उसी दिन कह रहा था, पीछे से मिलने गया था और उसी रात वे शहर छोड़कर चले गए थे। मैंने संजय को समझाया, पहले तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद मैं तुरंत मानसी के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांग लूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी मानसी से ही करवा दूंगी। संजय मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गया और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम दोबारा घर आए तो संजय मानसी से मिलने उनके घर गया, लेकिन जब वह घर आया तो बहुत परेशान था। संजय ने मुझे कहा, माँ अब आप मानसी के साथ मेरी शादी करने के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं पता कि मानसी और उसका परिवार गांव छोड़कर चले गए। उनका नंबर भी बंद है। अब मैं उन्हें कहाँ तलाश करूं? मैंने वहां से सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गए थे। मुझे नहीं पता था कि वो लोग वास्तव में कहाँ गए थे। उसके बाद लगभग 4 महीने तक संजय ने मानसी को हर जगह तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। संजय को यकीन हो गया कि अब वह मानसी से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। संजय ने फैसला कर लिया था कि वह यह देश छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। उसका फैसला सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे अपने व्यवहार पर ही पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैंने उसकी शादी मानसी से कर दी होती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और वह कभी यह देश छोड़कर नहीं जाता। मैंने संजय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा, मैं तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं रह सकता और यहाँ रहकर मुझे हमेशा मानसी की याद आएगी। मेरे लिए अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत रो रहा था और मुझे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। मैंने अपनी जीत के आगे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर यह शादी मैंने जल्दी से करा दी होती तो वह कितना खुश होता। अपने बेटे की इस हालात के लिए मैं खुद को दोषी मान रही थी। मेरी वजह से ही उसकी आंखों में आंसू आए हैं। इसके बाद संजय लंदन चला गया। मैं मानसी को ढूंढने लगी। मैंने मानसी के सभी रिश्तेदारों से कह दिया था कि अगर उनके परिवार की कुछ भी खबर मिले तो मुझे बताना, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन लोगों को भी पता नहीं था कि मानसी के घर वाले कहाँ गए हैं। मैं रोज मंदिर जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि मानसी जल्द से जल्द मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने बेटे की खुशियां वापस लौटा सकूं। और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मानसी मुझे मंदिर के बाहर मिल गई। मैं बहुत खुश हुई और उसे अपने घर ले आई। मानसी ने मुझे बताया कि जिस रात वह गांव छोड़कर जा रहे थे उसी रात उनके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और मानसी की दृष्टि चली गई थी। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत रोई क्योंकि उसके साथ ये सब मेरी वजह से हुआ था। यदि मैंने उसे यह गांव छोड़ने को न कहा होता तो इतना बड़ा हादसा न होता। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मानसी की शादी जल्दी से संजय से हो जाए। और अब संजय लंदन से घर आया तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। संजय को खुश देखकर मेरी चिंता भी दूर हो गई। मैं अपने जीवन में एक पल के लिए भी संतुष्टि नहीं थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। ये सब बताते हुए मेरी सास की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने मुझसे कहा, बहू मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है, लेकिन मैं वह नहीं कर सकी जो तुम चाहती हो क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम मेरी बेटी हो और तुमने मेरी जो सेवा की है उसका फल ईश्वर तुम्हें जरूर देगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का तलाश करके तुम्हारी शादी एक अमीर घर में कर दूंगी। लेकिन संजय की खुशी केवल मानसी में थी। वह तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता। मैं संपत्ति के 2 हिस्से बांट दूंगी। एक हिस्सा तुम्हारा होगा, दूसरा मानसी का होगा। और फिर यदि तुम्हें अपने जीवन के बारे में कोई निर्णय लेना हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी सास को यह कहते हुए सुनकर बहुत दुख हुआ कि मैं जो सोच रही थी मैं बिल्कुल गलत थी। मेरे मन में पैसों का लालच इतना बढ़ गया था। मैंने पैसों के आगे परिवार का प्यार भी नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने फैसला किया होता तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे मेरे घर भेज देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा। उस समय मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आप लोगों के साथ इसी घर में रहना है हमेशा के लिए। मेरी सास ने मेरी बात सुनी और मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सास से कहा, मैं संजय और मानसी को उनके कमरे में खाना लाकर दे दूंगी। आप उनकी चिंता मत करो, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। वहाँ मेरी बहन जैसी है। मैं
उसे कभी यह एहसास नहीं होने दूंगी कि वह हम लोगों से अलग है, वह अंधी है, इसका दुख भी महसूस नहीं होने दूंगी। उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बहू मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं खाना लेकर संजय के कमरे में गई। जैसे ही मैं उसके कमरे में गई तो संजय फोन पर केवल मानसी के बारे में ही बात कर रहा था। वह उसे कह रहा था, यह मानसी है, वह लड़की जिसके बारे में मैं हमेशा तुमसे बात करता था और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मेरा प्यार दोबारा मिल गया। और उसके दोस्त ने मानसी की खूब तारीफ कर रहे थे और वह सच में इसकी हकदार थी। मानसी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने संजय से कहा, चलो मानसी को लंदन ले जाकर उसका ऑपरेशन करवाएंगे। जल्द ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाएगी और हम दोनों घर में बहनों की तरह खुशी से रहेंगे। यह सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने भी अपनी दूसरी शादी ना करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं अपने सास को ही अपनी माँ मानती थी और उनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये एक काल्पनिक कहानी है जिसका आपकी जिंदगी में होने वाले किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।